Bismillahirrahmanirrahim. Dear first year students, today we are going to revise our chapter number 2. The last topic of our chapter number 2 is the nucleic acid. आज हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड पर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन और इसके लिटरल मीनिंग पर बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड को देखा जाए तो एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिस्चर, जिन्होंने देखा था कि जो पस सेल्स हैं, पस सेल्स के सेंटर में से यानी पस सेल्स के सेंट्रल एरिया से एक वाइट सब्सटेंस निकलती है और इस वाइट सब्सटेंस का जब केमिकल करैक्टर चेक किया गया तो पता चला कि ये एसिडिक इन नेचर है। तो एसिडिक होने की वजह से और सेल के सेंटर से मुराद ये है यानी न्यूक्लियस से ये वाइट सब्सटेंस निकाली गई थी, तो इसको हमने नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से ये इसका लिटरल मीनिंग बनता है। अब हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड ये हमारा फोर्थ मेजर बायोमोलिक्यूल है जो कि हेरेडिटरी करैक्टर्स को इंश्योर करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हेरेडिटरी करैक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम देखें तो बेसिक जो कंपोनेंट है जिनसे मिलकर न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, हम इनको नाम देते हैं these are the polymer of न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं। और एक मजीद न्यूक्लियोटाइड को देखा जाए तो इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में तीन बेसिक कंपोनेंट हैं। एक जिसे हम कहते हैं पेंटोज शुगर इसमें पाई जाती है, और इसी तरह से नंबर 2 हम इसको कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस भी पाई जाती हैं, और नंबर 3 कंपोनेंट हम कहते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीन कंपोनेंट मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब अगर बात करें तो पेंटोज शुगर दो तरह की है, एक जिसे हम कहते हैं इट इज द राइबोज, और सेकंड वन इसको हम कहते हैं इट इज डीऑक्सीराइबोज। इसी तरह से नाइट्रोजनस बेसिस को देखा जाए तो ये भी दो टाइप्स की हैं, एक जिसे हम कहते हैं सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस और दूसरी दीज आर द डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस। सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस को हम कहते हैं दीज आर द पायरिमिडीन्स, और डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस प्योरीन्स कहलाती हैं। और इसमें जो एग्जांपल है प्योरीन्स में एडेनिन और गवानीन, जबकि साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल पायरिमिडीन्स में शामिल हैं। इनको एब्रीविएशन CTU और एडेनिन को A से, गवानीन को G से लेबल करते हैं। इसी तरह से फॉस्फेट ग्रुप को देखा जाए तो ये है H3PO4। इन तीनों कंपोनेंट्स के मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। जैसे सपोज किया फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोई पेंटोज शुगर है, तो इसका हमेशा ये जो कार्बन नंबर 1 है यहाँ पर कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है हमेशा, और इसी ही तरह से हम यहाँ पे सपोज किया अगर एक नाइट्रोजनस बेस डबल रिंग वाली अटैच कर लेते हैं, सपोज किया कि ये एडेनिन है, तो इसी ही तरह से इसका ये वाला एंड यहाँ पर जो कार्बन मौजूद है इस कार्बन से अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप। एक फॉस्फेट जुड़ा होगा तो मोनोफॉस्फेट दो होंगे, तो डाई 3 फॉस्फेट हो जाए तो ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। तो इस तरह से ये ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मूला है। अगर हम देखें तो इसका ये जो कार्बन नंबर 2 है, अगर इस कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर H और यहाँ पर OH लगा देंगे तो इससे मुराद ये राइबोज शुगर
है और ये पाया जाएगा आरएनए में। और अगर यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो तब ये डीऑक्सीराइबोज होगा और ये डीएनए में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से इसके बाद है नेक्स्ट, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल पेश किया था। इस पर जरा बात करते हैं कि किस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक डीएनए को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर हम जरा देख लें कि न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं इनमें दो कंपोनेंट शामिल होते हैं, एक जिसे हम डीएनए और दूसरे को आरएनए कहते हैं। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंसेस हैं, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको हम देखते हैं कि डीएनए में नंबर 1 हम कहते हैं कि इसमें जो शुगर पाई जाती है इट इज द डीऑक्सीराइबोज, ये डीऑक्सीराइबोज से मिलकर बनता है। जबकि आरएनए में जो शुगर पाया जाता है इट इज द राइबोज शुगर, इसमें राइबोज पाया जाएगा। और इसी तरह से डीएनए में पाई जाने वाली जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इसमें वो कहता है कि जो पाइरिमिडीन्स में से थायमीन और साइटोसिन पाई जाती हैं, साइटोसिन एंड थायमीन पाई जाती है। जबकि आरएनए में साइटोसिन और यूरासिल, thiamine is absent in the RNA and in the similar way uracil is absent in the DNA nucleotides। और इसी तरह से मजीद अगर डिफरेंसेस को हम देखें तो डीएनए हम कहते हैं इट इज द डबल स्ट्रैंडेड, जबकि आरएनए अमूमन सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस बन जाते हैं डीएनए आरएनए में। अब इसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर है डीएनए का डिस्कवर हुआ। इसको हम कहते हैं साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मॉडल को पेश किया, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को एक्सप्लेन किया, वाटसन एंड क्रिक, जेम्स वाटसन एंड फ्रैंक क्रिक ने। तो उन्हीं के नाम से वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल हम इसको नाम देते हैं। अब इस वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल से पहले हम देखते हैं कि दो साइंटिस्ट थे, एक है म्यूराइस विल्कन और इसके साथ मिलकर काम करने वाले रोजालिंड फ्रैंकलिन, और इनसे पहले एक और साइंटिस्ट थे इरविन चार्गफ। तो इन दो साइंटिस्ट ने डीएनए के मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले काम शुरू किया था। इरविन चार्गफ ने यह बताया था कि डीएनए के अंदर प्योरीन्स वाली नाइट्रोजनस बेसिस की अमाउंट बराबर होती है पाइरिमिडीन्स वाले नाइट्रोजनस बेसिस के। मजीद इसने ये भी बता दिया कि एडेनिन की अमाउंट थायमीन के बराबर है और ग्वानिन की अमाउंट साइटोसिन के बराबर होती है। और इसी तरह से म्यूराइस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने वाटसन एंड क्रिक के डीएनए के भेजे हुए सैंपल्स को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए से एनालाइज करके उसके बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के बारे में बताया था। हम इनको कहते हैं these scientists are X-ray crystallographer। These were the X-ray crystallographer। और इन्होंने डीएनए के मॉडल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वाटसन एंड क्रिक को प्रोवाइड की थी, जिसकी बेस पे उन्होंने डीएनए के मॉडल बनाया। अब हम उसके पोस्टुलेट की बात करते हैं। नंबर 1 हम कहते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, जैसे एक गोल घूमती हुई सीढ़ी है। और हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, इसने कहा कि these two DNA strands are anti-parallel with each other। एक डीएनए की स्ट्रैंड की डायरेक्शन को अगर हम बनाएंगे तो वो दूसरी स्ट्रैंड उसकी डायरेक्शन के अपोजिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। सपोज किया कि ये हमने एक डीएनए का मॉडल बनाया है। आप देखिए जरा, इसमें अगर एक डीएनए का स्ट्रैंड 5 प्राइम एंड है तो ये दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम एंड होगा।
तो इस तरह से हम कहते हैं डीएनए के दो स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। और इसी तरह से फिर इसने ये भी बताया था कि एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बनाती है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है। इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इसको इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का नाम दिया। तो इस तरह से डीएनए के मॉडल को कंप्लीट किया वाटसन एंड क्रिक ने। तो फिर इस तरह से इन्होंने कहा कि डीएनए का डायमीटर 2 नैनोमीटर जितना 2 नैनोमीटर डायमीटर है, जिसमें हम देखते हैं कि ये वाली जो चौड़ाई ये इसकी डायमीटर है, ये 2 नैनोमीटर जितना है। और इसी तरह से कुछ इसने जगह बताई जिसको हम कहते हैं कि इसमें ये मेजर ग्रूव और कुछ स्मॉलर स्पेसिस ये माइनर ग्रूव कहलाएं। और इसी तरह से नाइट्रोजनस बेसिस जैसे गोल घूमती हुई सीढ़ी के पायदान जहां पर पांव के स्टेप्स रखकर हम चलते हैं वहां पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से एक तरफ से अगर एडेनिन है तो दूसरी तरफ से थायमीन, एक तरफ से साइटोसिन है तो दूसरी तरफ से ग्वानिन आती है। इस तरह से ये डीएनए का मॉडल कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। ये मेजर ग्रूव है, बड़ी खाली जगह, और इसी तरह से ये वाली माइनर ग्रूव है, ये छोटी खाली जगह है। तो डीएनए के मॉडल को इस तरह से बनाएंगे। और फिर इसी तरह से हम कहते हैं कि अब जो डीएनए की ये दो स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए और इस स्ट्रैंड का जो वन कंप्लीट टर्न है यहाँ से इस एंड तक ये 3.4 नैनोमीटर बनता है। और एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरी नाइट्रोजनस बेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये 0.34 नैनोमीटर जितना है। तो इस तरह से एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर जो है वो डीएनए के आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एडेनिन के सामने थायमीन और ग्वानिन के सामने साइटोसिन आते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 2 रिवीजन में कंप्लीट होता है। थैंक यू।